सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, दिस इज़ द बायोमोलिक्यूल चैप्टर। और इस वीडियो को आप लोग स्पीड पे देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बता दूं, बायोमोलिक्यूल्स कोई हल्का चैप्टर है नहीं, इससे सवाल आते ही रहते हैं। 2025 के बारे में बात करें तो 2025 में आपका 4 सवाल आया, 2024 में आपका 6 सवाल आया। तो ये टॉपिक जो है वेटेज रखता है। और इस वीडियो को आप लोग स्पीड में देखना मत भूलिएगा, क्योंकि स्पीड में देखिएगा तो मज़ा आएगा। तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, ताकि इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आए, और इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक मिनट, सवाल कहाँ है? कुछ सवाल जो कि लोग सोचते हैं कि काम के नहीं, जैसे कि ये सवाल आप देखें, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं गाइस, जैसे कि मैं पूछूं कि प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन आर लिंक टुगेदर बाय, कौन से बॉन्ड से प्रोटीन लिंक करता है। और एक और सवाल है, ये 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बुक है एनसीईआरटी पंच है, और मैंने इसे बना रखा है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि पॉइंट टू पॉइंट मैं बता पाऊँ कि कहाँ पे क्या सवाल बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जस्ट बायोमोलिक्यूल्स में ये दिया हुआ डायग्राम, मतलब चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें उतना कुछ काम का है नहीं, काम का मैं बताता हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है अर्थ क्रस्ट के मामले में। अर्थ क्रस्ट से कंपेयर किया जाए तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो। अब देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यू के बारे में। देखो भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेस और फैटी एसिड ये सब प्रेजेंट रहते हैं। वाटर 70%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2। देखो ये उसमें कुछ सवाल तब बना नहीं है, मैं बताऊँ तो। और उसके बाद देखा जाए, हाँ, ये केमिकल एनालिसिस के बारे में। यहाँ से सवाल है ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड, मैं बताता हूँ क्या है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में हम एक टिश्यू ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट टिश्यू ले लो, या फिर एक लीवर टिश्यू ले लो, या मतलब एनिमल टिश्यू ले लो, ऐसा कहने का। उसको क्या करना है, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उसको क्या करना है, मिक्स करना हो, और उसको पेस्ट बनाना है। ग्राइंडिंग यूजिंग पिस्टल एंड मोर्टल, उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और क्या बनाना है, एक थिक स्लरी बनाना है। अब उस थिक स्लरी को हम लोग क्या करेंगे, एक कॉटन क्लॉथ में ऐसा रख देंगे थिक स्लरी को, और उसको स्क्वीज़ करेंगे। स्क्वीज़ करने से क्या होगा कि उसमें 2 पार्ट आएंगे। एक वाटर सोल्यूबल पार्ट, मतलब एसिड सोल्यूबल पार्ट जो कि बाहर आ जाएगा, वाटर जैसा रहेगा, और एक रेनिटेंट जो कि एक कपड़े में ही बच जाएगा। अब फिल्ट्रेट तो बाहर आ गया, और रेनिटेंट वो कपड़े में ही रह गया। ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट और रेनिटेंट है क्या, इसके बारे में देखते हैं। फिल्ट्रेट है एसिड सॉल्युबल, और रेनिटेंट क्या है, एसिड इनसॉल्युबल। जो मतलब कि ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जो घुल गया, उसको क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल। फिल्ट्रेट हमारा बाहर आ गया। रेनिटेंट जो कि एसिड इनसॉल्युबल है, जो कि उसी में रह गया, कपड़े में, ठीक है। ये फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल है क्या, ये रफ साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होते हैं। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द सल्फेट एंड द फॉस्फेट, ये सब प्रेजेंट रहता है। इनकी मोलिकुलर वेट के बारे में बात करें तो 18 से 800 डाल्टन तक इसका मोलिकुलर वेट होता है। वहीं अगर रेनिटेंट के बारे में बात करें तो रेनिटेंट हमारा एसिड इनसॉल्युबल होता है, जो कि कपड़े में ही हमारा छन के रह जाता है। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा, और ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये पॉलीसेकेराइड हो गया, विच आर द पॉलीमेरिक सब्सटेंस एंड मेक द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि लिपिड हमारा रेनिटेंट में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि एसिड इनसॉल्युबल में प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ ये फिल्ट्रेट वाला है, मतलब कि लेस देन द 800 डाल्टन, ये देखते हैं। लेकिन रेनिटेंट में जो साइज़ होता है वो क्या होता है, इन द रेंज ऑफ द
10,000 डाल्टन एंड एवं 10,000 डाल्टन से ज़्यादा रहना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारा लिपिड। लिपिड भाई है कौन? लिपिड है नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस और इसका मॉलिक्यूलर वेट नॉट मोर देन 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट है? ये रेनिटेंट में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल है। लेकिन फिल्ट्रेट में आने के लिए 800 डाल्टन से कम होना चाहिए साइज, और वो एसिड सॉल्युबल होता है। लेकिन लिपिड हमारा एसिड सॉल्युबल नहीं होता, वो एसिड इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसको रेनिटेंट में डालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। नॉट स्ट्रिक्ट, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। हाँ, ऐसा है। लिपिड क्या है? लिपिड अरेंज टू फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स ऑन ग्राइंडिंग पीसेस ऑफ द वेसिकल वाटर इनसॉल्युबल। ये सब कोई काम का नहीं है। बात ये रखो कि लिपिड हमारा एसिड इनसॉल्युबल है कि नहीं, और वो किस में प्रेजेंट है? रेनिटेंट में। लेकिन इसका साइज जो है वो 800 डाल्टन से कम है। ये साइज का याद रखना है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एसिड इनसॉल्युबल में प्रेजेंट होता है। एनिमेल्टन एनालिसिस करने, अगर हमको सेल का एलिमेंट का एनालिसिस करना है तो उसको हमको कैसे पता करना पड़ेगा? केमिकल एनालिसिस करने के लिए तो हमने उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसके साथ पेस्ट बनाया और उसका फिल्ट्रेट और रेनिटेंट चेक कर लिया और उसका हमने केमिकल एनालिसिस कर लिया। लेकिन हमको एलिमेंट के बारे में जानना है कि एक पर्टिकुलर सेल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको एक टिश्यू लेना है, उसको क्या करना है? कंप्लीट बर्निंग कर देना है। उससे क्या होगा? रिमूवल ऑफ द कार्बन कंपाउंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द गैसियस फ्रॉम वाटर एंड CO2 एंड वाटर वेपर। उससे क्या बनेगा? एस बनेगा, और वो जो राख बचेगा उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने से हम लोग को मिलेगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। ये हमारा होगा। अब हम लोग देखेंगे मेटाबोलाइट्स के बारे में। भाई देखो, ये जो NCERT का चार्ट है, इससे मैचिंग टाइप और ऑब्जेक्टिव कुछ भी सवाल बना देते हैं ये लोग। तो इसमें आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको बहुत ही ध्यान से याद कर लेना है। मेटाबोलाइट्स के बारे में जाने। मेटाबोलाइट्स क्या है? कुछ नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स को बोलते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करें तो दे आर द आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले नॉन रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन होते हैं? जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हमारा काम आता है। ठीक है, वहीं अगर इसके एग्जांपल के देखें तो शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट्स एंड द ऑयल। ऑयल क्या है? लिपिड हमारा हो गया। नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। वहीं अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करें, द रोल और द फंक्शन ऑफ ऑल दीज होस्ट ऑर्गेनिज्म आर नॉट अंडरस्टूड। देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में अभी तक हम लोग को पूरा जानकारी मिला नहीं है, तो ये है। लेकिन ये मोस्टली यूज़फुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर में मोस्टली काम आता है। एग्जांपल इसका हो गया एल्कोलॉइड्स, फेविनॉइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सब हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और ये जो चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। मेरी बात मानो, इसको याद बिल्कुल कर ही लेना। पिगमेंट्स के बारे में बात करें तो पिगमेंट हमारा हो गया कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। एल्कोलॉइड्स के बारे में बात करें तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, और एग्जांपल याद रखिएगा निकोटीन। ये भी सवाल कहीं ना कहीं देखा था मैंने। टर्पिनॉइड्स के बारे में बात करें तो मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स। इसेंशियल ऑयल हमारा हो गया लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन हमारा हो गया आर्बिन एंड रिसिन। लेक्टिन के बारे में बात करें तो कौन कहला? वेनिन ए हो गया। ड्रग के बारे में बात करें तो बिनब्लास्टिन, कुकुम्ब्रिन, ETC। अब देखो, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमर्स सब्सटेंस मतलब कि हमारे जो जैसे कि पॉलीमर्स बनते हैं, कपड़े हो गए, पेपर, ये सब बन गया। तो ये रबर, गम, सेलुलोज से हमारा पेपर बनता है, तो ये भी हो गया। अब पॉलीसेक्रेट के बारे में जानेंगे, एक एक करके आप सारे कंपाउंड के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा पॉलीसेक्राइड हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये एक एक करके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, ये है क्या। पॉलीसेक्राइड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ये शुगर के लॉन्ग चेन होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉटन थ्रेड कह सकते हो। कंटेनिंग द डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। देखो, बिल्डिंग ब्लॉक वाला मैंने शुरू में भी सवाल पूछा था, वो मैं बताऊंगा। बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और पॉलीसेक्राइड के बिल्डिंग ब्लॉक मोनोसेक्राइड, ये होगी।
टाइप ऑफ द पॉलीसेकेराइड के बारे में जाने तो ये होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स, दो तरह के पॉलीमर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द मोनोमरिक यूनिट रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, दिस इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। मतलब कि एक जैसे सेकेराइड हमारे प्रेजेंट हो तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे, और कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड द हेट्रोपॉलीमर। जैसे कि होमोपॉलीमर का एग्जांपल हमारा सेलुलोज हो गया। वहीं अगर तीसरा टाइप बात करें तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड क्या है? हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर एंड द केमिकली मॉडिफाइड शुगर, एग्जांपल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन etc। ये देखो याद रखना, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, इससे भी सवाल बना है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन, ये एग्जांपल हो गया। और मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में भी मोस्टली कैसे होते हैं? होमोपॉलीमर होते हैं, जैसे कि काइटिन हो गया, ऑर्थोपोड में प्रेजेंट रहता है। मोनोसेकेराइड के बारे में बात करें, मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज, ये हमारे क्या है? मोनोसेकेराइड। एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, राइबोज का C5H10O5। ये राइबोज और डीऑक्सी-राइबोज ये हमारे न्यूक्लिक एसिड में भी काम आते हैं। ये हमारा ग्लूकोज हो गया, देखो ध्यान से, राइबोज में यहाँ पे OH प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। याद रखिएगा, ये डीऑक्सी-राइबोज और राइबोज न्यूक्लिक एसिड में बताऊंगा। ये OH प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है, इसलिए अनस्टेबल है। यही ग्लूकोज में बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, राइबोज का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सेलुलोज हमारा प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसका मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होता है। ये क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है। स्टार्च हमारा प्लांट में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना रहता है, ये हमारा स्टोर ऑफ एनर्जी करता है। ग्लाइकोजन एनिमल में प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज से ही मिलकर बना रहता है, और ये क्या करता है? एनर्जी को भी ये भी स्टोर करता है। इनुलिन से एक सवाल बन चुका है, प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इसका मोनोमर यूनिट क्या है? फ्रुक्टोज है। मोनोमर यूनिट क्या है? फ्रुक्टोज है। काइटिन के बारे में बात करें तो ये एनिमल में प्रेजेंट रहता है, ऑर्थोपोड्स में मेनली। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन इसका क्या है? मोनोमर यूनिट है, और फॉर्मेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन इन द ऑर्थोपोड। ये हमारा पॉलीसेकेराइड का कुछ खत्म हो रहा है। अब ये ग्लाइकोजन के बारे में बात करें। ग्लाइकोजन क्या है? राइट हैंड रिड्यूसिंग। देखो राइट हैंड रिड्यूसिंग एंड कहाँ गया? हाँ, राइट हैंड। यहाँ पे OH प्रेजेंट रहता है, एंड लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग है द ब्रांच सोन इन द कार्टून। ये कुछ काम का है नहीं वैसे। ग्लूकोज वर्सेस स्टार्च क्या है? ग्लूकोज हमारा नहीं, ग्लूकोज सॉरी, सेलुलोज एंड स्टार्च। सेलुलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है? आयोडीन फंसता नहीं है तो कलर नहीं आता। हेलिकल पोर्शन एब्सेंट होता है और स्टार्च में प्रेजेंट रहता है। स्टार्च में हेलिकल पोर्शन प्रेजेंट रहता है तो आयोडीन यहाँ पे फंस जाता है, उसके कारण क्या आता है? ब्लू कलर आता है। और पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोसिस। ये तो हो गया बात की बात। अब लिपिड के बारे में बात करते हैं। लिपिड हमारा वाटर, जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिपिड क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। लिपिड में भी 3 पार्ट होते हैं, सिंपल फैटी एसिड मैं यहाँ बताऊँगा, और वहाँ सिंपल फैटी एसिड हाँ यहाँ बताऊँगा। और लिपिड में दूसरा पार्ट आता है फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये हो गया। और तीसरा है फॉस्फोलिपिड, जिसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेस्थिन का ये डायग्राम याद रखिएगा। लेस्थिन का ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, ये फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है लेस्थिन, और इसका ये डायग्राम है। वहीं अब अगर आप बात करें ग्लिसराइड्स के बारे में, ग्लिसराइड में मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट रहता है। ग्लिसरॉल का ये डायग्राम आपको याद रखना है, और ट्राइग्लिसराइड का ये एग्जांपल याद रखना है, जिसमें R1, R2 और R3 क्या है? हमारे फैटी एसिड हैं। फैटी एसिड बताता हूँ, फैटी एसिड क्या है? उससे पहले ये देख लो, ये काम का है। कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को किसको बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं। इसका भी डायग्राम आपको याद रखना है। सम टिश्यू स्पेशली हैव द न्यूरल टिश्यू हैव द लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये छोड़ो। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड के बारे में बात करें, फैटी एसिड में क्या होता है? RCOOH प्रेजेंट रहता है, जिसमें R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर एक चेन हो सकता है। देखो, हायर द नंबर ऑफ द CH2 फ्रॉम 1 कार्बन टू 19 कार्बन, एग्जाम्पल जैसे कि प्लामेटिक एसिड, आर्किनोडिक एसिड, ये सारे। प्लामेटिक एसिड में कितने कार्बन? 16 कार्बन। आर्किनोडिक एसिड में कितने कार्बन? 20 कार्बन। ये याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज में सवाल है। प्लामेटिक में कितने? 16 कार्बन। आर्किनोइड में कितने? 20 कार्बन।
देखो पैलेमेटिक एसिड में क्या है, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे बीच में कितने बचे, 14 कार्बन यहाँ पे। तो फैटी एसिड ये है क्या, पैलेमेटिक एसिड का ये डायग्राम है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ द फैटी एसिड, दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या रहता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके कारण उसमें फुल रिच सैचुरेशन आ चुका है, आप मतलब कि उसमें कोई नया कंपाउंड नहीं जुड़ेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड टूट के दूसरा कंपाउंड जोड़ा जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारा आता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में हमारा आता है आरएनए और डीएनए, मतलब कि आरएनए और डीएनए किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द, एक मिनट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड किसको बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड को बोला जाता है। न्यूक्लियोटाइड में हमारा 3 पार्ट, हेट्रोसाइक्लिक, मोनोसेकेराइड एंड द फॉस्फोरिक एसिड। हेट्रोसाइक्लिक में देखें तो नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसमें कि प्यूरिन और प्रिमिडिन मेनली आते हैं। प्यूरिन और प्रिमिडिन, दिस इज द प्यूरिन एंड दिस इज द प्रिमिडिन। प्यूरिन में याद रखिएगा एजी, एजी में आता है एडेनिन एंड द गुआनिन, और प्रिमिडिन में याद रखना है यूसीटी, यूरेसिल साइटोसिन थाइमिन, यूरेसिल साइटोसिन एंड थाइमिन। ये हमारा दो क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन एंड द प्रिमिडिन। प्यूरिन और प्रिमिडिन, प्यूरिन दोनों के दोनों कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोनोसेकेराइड के बारे में जानेंगे। मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड इज पेंटोज शुगर। कैसा शुगर है, 5 शुगर से मिलकर बना हुआ एक सेकेराइड है, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर, मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड है। इसमें आइदर राइबोज शुगर हो सकता है या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकता है। मैंने बताया था ये है राइबोज शुगर, जिसमें क्या है OH प्रेजेंट रहता है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आती है। किसमें, राइबोज में ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए में प्रेजेंट रहता है। फॉस्फोरिक एसिड जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। वही मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब नाइट्रोजन बेस में शुगर बनता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, जब उसी नाइट्रोजन बेस और शुगर में फॉस्फेट जुड़ जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। ये हमारा बात है। तो बात हमारा ये है, तो उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, ये एडेनिन, एडेनिन में जब हम क्या शुगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। अब उसी न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जोड़ा जाता है तो वो एसिड बन जाता है। तो यह बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। देखिए भैया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, कुछ डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एडेनिन का ये 2 साइकिल का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है एडेनिन, इसको याद रखिएगा। ये पिरिमिडिन का यूरिसिल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है, यूरिसिल, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। उसी में अगर जब आप शुगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये आपका शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, और इसमें क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, एडेनिन जुड़ा हुआ है, यूरिसिल जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में, एडेनिन में, न्यूक्लियोसाइड में जब आप फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, एडिनाइलिक एसिड बन जाता है। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, अ स्ट्रिंग और द ऑफ द अमीनो एसिड लिंक बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से जुड़ कर मिला बना रहता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से बना रहता है। प्रोटीन देखिए, 2 अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। अब देखिए, 2 प्रोटीन भी जुड़ना है, 2 प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, 2 प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो एसिड, और दोनों अमीनो एसिड किससे जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो मैंने शुरू में जो सवाल पूछा था आपसे कि प्रोटीन कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वो भी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये डबल बॉन्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑफ द अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड के बारे में जाने, अमीनो एसिड इज द क्या है, वो बेस यूनिट है किसका, प्रोटीन का। सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल फॉर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। देखिए, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है जिसमें कि चारों वैलेंसी अलग अलग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है, और एक अमीनो ग्रुप रहता है NH2, अमाइनो ग्रुप। अब ये जो R वेरिएबल है, इसी पे सारा डिपेंड करता है कि वो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। अगर वहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो वो बनेगा ग्लाइसिन। कौन सा बनेगा, वो बनेगा ग्लाइसिन। अगर वहाँ पे CH है तो वो बनेगा एनालिन। अगर वहाँ पे CH2OH है तो वो बनेगा सीरिनिन। ठीक है, बेस्ड ऑन द R वेरिएबल ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड, हाउएवर दोज व्हिच अकर इन अ प्रोटीन और नॉट आर ओनली 20 टाइप। देखिए, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। प्रोटीन में अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। और उनका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड आर essentially of the amino
कार्बोक्सिली एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये जो आर वेरिएबल है, इन पे इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर। आयोनाइजेबल नेचर क्यों होता है, क्योंकि इस पे NH2 प्रेजेंट रहता है जो कि H दे देगा, यहाँ पे भी COOH दे देगा। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड चेंजेस। नहीं, NH2H देगा नहीं, ये लोन पेयर देगा। लोन पेयर देने के कारण क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन और ले लेगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और यहाँ से जब H जाएगा तो O पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये निगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है। तो ये फॉर्म करता है ज्यूटर आयोनिक फॉर्म। ज्यूटर आयोनिक फॉर्म करता है क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से H चला जाने के कारण क्या आता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, और NH2 जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है तो एक हाइड्रोजन आ जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे ये बनता है ज्यूटर आयोनिक फॉर्म। टाइप ऑफ द अमीनो एसिड के बारे में जानेंगे तो इससे सवाल आता है, इसको याद रखिएगा। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में आता है ग्लूटामिक एसिड, एसिड से एसिड याद रखिएगा। बेसिक में आता है लाइसिन, न्यूट्रल में आता है वेनिलिन। न्यूट्रल में वेनिलिन और बेसिक में लाइसिन। देखिए अमीनो एसिड के टाइप तो 20 हैं, लेकिन हमको वो याद करना है जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी में बेसिक दिया हुआ है लाइसिन और न्यूट्रल दिया है वेनिलिन। ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट, जो बॉडी हमारा बना ले, हमारा बॉडी जो अमीनो एसिड बना ले तो उसको हमको बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, वो नॉन इसेंशियल हो गया। और जो अमीनो एसिड हम लोग नहीं बना पा रहे हैं तो उसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा, तो वो इसेंशियल होगी। मतलब कि हमारा बॉडी जो नहीं बना पाई वो इसेंशियल है हमारे लिए, और हमारा बॉडी जो बना ले वो हमारे लिए नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल वो है जो हमको बाहर से लेना पड़ रहा है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना। इसेंशियल वो है जो हमको बाहर से लेना पड़ेगा, इसलिए उसको इसेंशियल बोला जाता है, क्योंकि वो हमारा बॉडी नहीं बना पा रहे, बाहर से इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग वो नहीं बना पा रहे, इसलिए उसको इसेंशियल बोला जाता है। और इसेंशियल हमारा डाइट से आएगा और नॉन इसेंशियल हमारा खुद बॉडी बनाएगा, ऐसा। ट्रायोसिन, फिनाइलिन, ट्रोफोफॉर्म आर एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक का भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ट्रायोसिन, फिनाइलिन, ट्रोफोफॉर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक एमिनो एसिड। फंक्शन ऑफ द सम प्रोटीन, प्रोटीन का कुछ फंक्शन आपको याद रखना है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म और द हार्मोन्स और एंजाइम। देखो प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये फाइट भी करते हैं, और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो चैनल प्रोवाइड करते हैं, याद करिए सेल वाला टॉपिक में। प्रोटीन, टाइप ऑफ द प्रोटीन जैसे कि कोलाजिन, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम हो गया, इंसुलिन हमारा हार्मोन हो गया, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट द एजेंट, और फिर रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल, टेस्ट, हार्मोनिटी, ये सब क्या हैं, प्रोटीन से ही मिलके बने रहते हैं रिसेप्टर। और टर्शियरी वाला मैं आगे बताऊँ। GLUT4 इनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल। ये क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल करवाता है। तो यहाँ पे वो कट गया, दोबारा देख लीजिए। एंटीबॉडी क्या है, वो फाइट करता है रिसेप्टर, सेंसरी और स्मेल, टेस्ट, हार्मोन। GLUT4 क्या इनेबल्स जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ये भी इंपॉर्टेंट। GLUT4 क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल में। कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में क्या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, कोलाजिन है। और वहीं अगर आप पूरा बायोस्फीयर में बोलो, बायोस्फीयर में तो क्या है, सबसे मोस्ट अबंडेंट रुबिस्को है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, क्योंकि पूरा बायोस्फीयर में क्या है, प्लांट्स सबसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या रुबिस्को होगा ही होगा, उसी से तो खाना बनता है। और एनिमल में क्या है, कोलाजिन क्या है, हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। क्या है, हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। वहीं अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन द 4 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड द क्वार्टिनरी, ठीक है। प्राइमरी कुछ नहीं है, सिंपल चेन रहेगा। द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज नोन एज फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड, ये सब हमारा प्राइमरी बताता है। सेकेंडरी में आपको याद रखना बीटा प्लेटेड याद रखना, इससे एग्जांपल बनता है और हेलिक्स बनाता है, बस। टर्शियरी में क्या है, हॉलो वुलन बॉल, ये भी सवाल मैंने शुरू में पूछा था, हॉलो वुलन बॉल क्या है, टर्शियरी में बनाते हैं। क्वार्टिनरी में कुछ नहीं है, बहुत सारे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट इन ए पार्टिकुलर मैनर, और एक जगह हो जाते हैं और स्पेयर वो बनाते हैं क्वार्टिनरी।
4 मतलब कि 4 गोले गोले मिल के आग बन के वो क्वाटरनरी खाता। देखो भाई इंजाइम है, इंजाइम को मैं अगला टॉपिक में डिस्कवर करूँगा। लेकिन कुछ बातें और हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि ये बॉन्ड वाला सवाल, पता नहीं पेंसिल वाला दिख रहा हो कि नहीं, ये बॉन्ड वाला सवाल बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट रहता है और 2 प्रोटीन के बीच में भी प्रेजेंट रहता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोजन में प्रेजेंट रहता है और डिहाइड्रेशन बिटवीन द मोनोसेक्राइड करवाता है। क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द शुगर एंड नाइट्रोजन बेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, बिटवीन द शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। देखिए मैं, ये मेरा वो 12th वाला बुक है, इसमें कॉपी है, इसमें बताता हूँ। शुगर और क्या है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। शुगर फॉस्फेट शुगर, ये हमारा क्या बनाता है? वो चेन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो ये बायोटेक नहीं, हाँ मॉलिक्यूलर बेस वाला है भाई, तो इसको भी देखेंगे। ये चैप्टर भी अपन कंप्लीट करेंगे, ये भी मस्त चैप्टर है, दिख रहा है जी, एक तगड़ा चैप्टर है, मज़ा आ जाता है। ये मतलब 12th का जो जितने भी टॉपिक है ना वो तगड़े हैं, जो भी बहुत मस्त। और क्या है? ईस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साला? हाँ, ईस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द OH ग्रुप ऑफ द शुगर। ईस्टर बॉन्ड ये हमारा खत्म हो गया, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो ये जो टॉपिक था, ये जो चैप्टर था हमारा, ये जो चैप्टर था भाई साहब, बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। इंजाइम को मैं अलग से एक सेपरेटली कवर करूँगा, क्योंकि लोग सर्च भी तो करते हैं कि इंजाइम चैप्टर पढ़ना है, तो बस इसी बात से। तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर गाइस, उसको हम लोग को पूरा करना है। तब तक के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंजाइम रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।